इतिहास के प्रमुख प्रमुख संवतों का हम अध्ययन करेंगे, जैसे ईस्वी सन, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत और भी अन्य ऐतिहासिक संवतों का इस अध्ययन बिंदु में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जब हमें पूछा जाता है कि आपका जन्म कब हुआ, तो हम बताते हैं 1980 में, कोई कहता है 1985 में। ये जो हम हम समय बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं ईस्वी संवत का। आपके ताऊ जी है, उनको पूछोगे कि आपका जन्म कब हुआ, तो वो बताएंगे कि 99 में हुआ मेरा जन्म। 99 में? इसका मतलब हम अचंभे में पड़ जाएंगे। 99 में कैसे हुआ जन्म? हम उनको 1999 में रखने की कोशिश करेंगे ईस्वी संवत के आधार पर। इसका मतलब हमारे ताऊ जी क्या 21 वर्ष के हैं? नहीं, वो जो संवत बोल रहे हैं वो ईस्वी संवत नहीं, वो संवत बोल रहे हैं विक्रम संवत। हम इस अध्ययन में यही प्रयास करेंगे कि विक्रम संवत क्या है, ईस्वी संवत क्या है, इन दोनों में क्या समानता है, क्या विभिन्नताएं हैं। तो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलेंडर को देखते हैं कि आज 2020 का साल है। आप कैलेंडर को देखिए, कैलेंडर में एक दे रखा है ईस्वी सन। ईस्वी सन दे रखा है 2020 ईस्वी में हम जी रहे हैं। साथ में दे रखा है विक्रम संवत 2077 विक्रम संवत चल रहा है अभी वर्तमान में। राष्ट्रीय शाका जो शक संवत है, जो कि 1942 शक संवत चल रहा है। एक हिजरी संवत कॉलम में दे रखा है, वो हिजरी संवत चल रहा है 1441। ये कैसे आएंगे, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा अध्ययन बिंदु होगा जो कि एक आधार है। हम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि हमारा जन्म कब हुआ, तो हम ईस्वी सन में ही बोलते हैं। ईस्वी सन के आधार पर ही हम दूसरे सनों का अध्ययन करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईस्वी सन क्या है। तो ईस्वी सन को समझने के लिए मैंने एक रेखा खींची, एक समय रेखा खींच दी इतिहास की, और उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। बीच का अंक जो उसको दो बराबर समय भागों में विभाजित, इसके बीच को मैंने आधार बना लिया, और आधार बनाया मैंने ईसा मसीह के जन्म को। ईसा मसीह के जन्म को मैंने आधार बना के ईसा मसीह के जन्म के समय के बाद को मैंने ईस्वी सन नाम दे दिया, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय था उसको हमने नाम दे दिया ईसा पूर्व, जिसे शॉर्ट में ईपू कहा जाता है। आज ईसा मसीह के जन्म के टाइम को यदि हम ईस्वी सन माने तो ईस्वी संवत के नाम से जाना जाता है। ईसा मसीह के जन्म से इसको प्रारंभ माना जाता है। उसके 2020 में हम जी रहे। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 10 साल बाद, 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष पश्चात, 500 वर्ष पश्चात का समय
1000 वर्ष पश्चात का समय, 1500 वर्ष पश्चात का समय, 2000 वर्ष, 2005, 2010 और आज हम 2020 में जी। तो क्या ये मानव इतिहास 2020 साल पुराना है? नहीं, ये मानव इतिहास 2020 साल पुराना नहीं है। ये मानव इतिहास ईसा मसीह के जन्म से पहले भी चल रहा था, उसको हमने नाम दे दिया ईसा पूर्व। ये घटते क्रम में जाएगा। 10 साल पहले का समय, 50 वर्ष पहले का समय, 100 वर्ष पहले का समय, 500 वर्ष पहले का समय, 1000 वर्ष पहले का समय, 2000 वर्ष पहले का समय, 2500 वर्ष पहले का समय, और ये चलता जाएगा आगे। 14 लाख वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व के 14 लाख साल पहले मानव इतिहास का हमें अवशेष मिलता है, प्रारंभ मिलता है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले को समय को हमने ईसा पूर्व नाम दे दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय BC, और ईसा मसीह के जन्म से बाद के समय को हमने AD इंग्लिश में नाम दे दिया। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ए का मतलब एनो, डी का मतलब डोमी। अर्थात ये एनो डोमिनी क्या है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड। ईसा के जन्म का समय। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को हम ईसा पूर्व के नाम से जानेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम को हम ईसवी सन के नाम से जानेंगे, और इनके आगे ई लगा देंगे। 100 ईस्वी, 50 ईस्वी, 500 ईस्वी साल, 2000, 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 2000 ईस्वी। अभी हम 2020 ईस्वी में चल रहे हैं। इससे पहले का जो टाइम है उसको हमने 10 ईसा पूर्व समय दे दिया, 50 ईसा पूर्व समय दे दिया, 100 ईसा पूर्व समय दे दिया, 500 ईसा पूर्व समय दे दिया, 1000 ईसा पूर्व का समय दे दिया। हमें कहा जाए कि आज से सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम माना गया है। आज का टाइम है 2020, तो जीरो के पहले 2300 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2300 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु के किनारे अवस्थित थी। और आज हमें इस ईसा मसीह के जन्म के बाद के टाइम को हो गया है 2020 साल। तो हमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब अस्तित्व में थी, कितने साल पुराने थी ये सभ्यता। तो हम कहेंगे कि 2000 साल ये हो गए, और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम है 2300 साल ये हो गए। तो 2300 साल तो पहले का और 2020 साल अभी का, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो 4320 साल पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। इसी प्रकार हम प्रमुख प्रमुख घटनाओं को देखते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। मौर्य वंश जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख वंश है, इस प्राचीन भारत के प्रमुख वंश मौर्य वंश का इतिहास हमें मिलता है 322 ईसा पूर्व में इसका उदय हुआ, और 185 ईसा पूर्व तक ये भारतीय इतिहास का एक प्रमुख वंश रहा।
यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का ये जो टाइम है इसमें ये घटना है। ईसा मसीह के बाद के समय के टाइम में 275 ईस्वी में एक गुप्त साम्राज्य अस्तित्व में आया। 600 ईसा पूर्व के लगभग वर्धन वंश अस्तित्व में है भारतीय इतिहास। ये ऐसे ऐसे टाइम आगे चलता गया। 1191 में तराइन फर्स्ट हुआ। तो ये टाइम इसी प्रकार चलता गया। तो ईसा मसीह के जन्म के टाइम को आधार मान के और एक संवत की गणना की गई है जिसे ईस्वी संवत कहते हैं। और उसी ईस्वी संवत में हम 2020 ईस्वी में जी रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो टाइम है उसको ईसा पूर्व का समय कहेंगे और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है उसको हम ईस्वी सन कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी अर्थात ईसा के जन्म के समय के बाद के समय। बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। आजकल क्या हो गया कि कुछ इसको धर्मनिरपेक्ष किया गया, सेकुलर किया गया संवतों को, इससे संपूर्ण विश्व इसको प्रचलित कर सके। संपूर्ण विश्व में चलता है कि क्यों नहीं ईसा मसीह के जन्म को ही हम क्यों माने, तो इसको कुछ सेकुलर करके और इसको किया गया है बीसी, जो ईसा पूर्व का जो समय है उसको मान लिया है बीसीई और एडी जो ईस्वी सन है उसको मान लिया है सीई। सीई का मतलब होता है कॉमन इरा, एक सामान्य युग जहां से हमारा संवत प्रारंभ हुआ है वो सामान्य युग। सीई कॉमन एरा मान लिया, उसको एडी को हटा के सीई कर दिया। तो सामान्य युग से पहले का समय बीसीई। बीसी का मतलब बिफोर कॉमन इरा, सामान्य वर्ष से पहले का साल और सामान्य वर्ष का साल सीई और बीसी ईसा पूर्व को कर दिया बीसीई। अब ये ईस्वी सन है जिसको हम आधार मानते हैं। एक हम अध्ययन करते हैं तो विक्रम संवत में हम मानते हैं कि हमारा विक्रम संवत के अनुसार हिंदू नव वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से होती है और ईस्वी संवत के अनुसार जो नव वर्ष है उसकी शुरुआत होती है जनवरी। तो ये क्या है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके अनुसार हमारा ये ईस्वी संवत चलता है। तो हम देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ईस्वी संवत के अनुसार चलता है, एक सामान्य वर्ष जिसे सौर वर्ष कहा जाता है, एक वर्ष का समय जिसे सौर वर्ष कहा जाता है, अर्थात सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण का काल, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है वो 365 दिन में एक पूरा चक्कर लगा देती है, जिसे कि सौर वर्ष या एक वर्ष की अवधि कहा जाता है। इसी के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर की गणना की गई है। ये एक सोलर वर्ष है जिसमें माना गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है उसके आधार पर गणना की गई है 365 दिन, अर्थात 365 दिन
5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड जो समय है इसके आधार पर गणना करते हैं। एक वर्ष की अवधि मानी, जनवरी से इसको प्रारंभ किया, जनवरी से प्रारंभ करके 12 महीनों का समय माना और दिसंबर इसका अंतिम वर्ष माना जाता है। कोई महीना 30 दिवस का, कोई 31 दिवस का, पर 365 का हमने आकलन करके जो ऊपर का जो सवा दिन है जिसे 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड की जो अवधि है वो बच जाती है। इसका हमने आकलन करने के लिए हमने क्या कर दिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या किया कि फरवरी जो सामान्य वर्ष में 28 दिवस की होती है उसको इस ऊपर वाले टाइम को एडजस्ट करने के लिए हर चौथे वर्ष में, जिसे लीप वर्ष माना जाता है, और फरवरी को हमने 29 दिवस की मानी। हर चौथे वर्ष में जिसे लीप वर्ष कहा जाता है, फरवरी 29 दिन की होती है, बाकी फरवरी जो सामान्य है वो 28 दिवस की होती है। कोई महीना 31 दिवस का, कोई महीना 30 दिवस का। इस आधार पर हमने इन 365 दिन की गणना की है जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, जो सोलर वर्ष के ऊपर आधारित है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर सर्वप्रथम अपनाया गया। ये ईसाई धर्म के प्रमुख धर्म गुरु पोप ग्रेगोरी 13वें द्वारा अक्टूबर 1582 ईस्वी में इस कैलेंडर को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। पोप ग्रेगोरी के द्वारा अपनाए जाने के कारण इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, जिसका नव वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और अंतिम कार्य दिवस होता है 31 दिसंबर, वर्ष की शुरुआत और वर्ष का अंतिम। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य के अंदर जो सौर पंचांग चलती थी, जिसे जूलियन पंचांग भी कहा जाता है। जूलियन पंचांग के द्वारा ही, इसी जूलियन पंचांग का ही एक परिवर्तित रूप, तो रोमन साम्राज्य में जूलियन पंचांग चलती थी जूलियस सीजर के नाम पर, जुलाई का महीना अगस्टस सीजर के नाम पर, अगस्त का महीना। इन सम्राटों के द्वारा सौर पंचांग का जो इजाद किया गया था उसी का परिवर्तित रूप जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और ये ईस्वी संवत में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पोप ग्रेगरी द्वारा अक्टूबर 1582 में प्रचलित किया गया, जिसका प्रथम महीना जनवरी, अंतिम महीना दिसंबर, 12 वर्ष का महीना, 365 दिन होता है एक सौर वर्ष में। आगे का जो 5 घंटा जो समय अधिशेष बचता है, इसको सेट करने के लिए फरवरी का महीना हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है और फरवरी 29 दिन की होती है। यह है ईस्वी संवत। इसी को हम आधार मान के और हमारे प्रमुख भारतीय संवत जो प्राचीन भारत के अंदर प्रचलित है और आज भी हम इसको प्रचलित मानते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के कुछ संवतों को देखते हैं। तो सबसे पहला संवत एक प्राचीन सप्तर्षि संवत कहा जाता है कि प्राचीन काल में सप्तर्षियों के द्वारा एक प्रचलित संवत था, जिसका टाइम है 6676 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में एक संवत प्रचलित था, जिसे प्राचीन सप्तर्षि संवत कहते हैं। दूसरा सप्तऋषि संवत 3076 ईसा पूर्व में भारत में एक संवत प्रचलित था, प्रमुख संवत था, जिसे सप्तऋषि संवत कहते हैं। ऐतिहासिक विवरण भी उनके बारे में मिलता है। उनके बारे में हमें महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, कश्मीरी ग्रंथ राजतरंगिणी
में भी उसका उल्लेख मिलता है। कश्मीरी ग्रंथ राजतरंगिणी में यह उल्लेख मिलता है कि इस सप्तऋषि संवत का प्रचलन जब राजतरंगिणी की रचना की गई उस समय कश्मीर प्रदेश और हिमालय प्रदेश में इसका प्रचलन था और कश्मीर में इसको लौकिक संवत के नाम से जाना जाता था और हिमाचल में इसको शास्त्र संवत के रूप में जाना जाता था। यहाँ तक भारत ही नहीं, आर्यावर्त की सीमाओं में नहीं, इसका प्रचलन हमें सिंहल द्वीप, जिसे वर्तमान में श्रीलंका कहते हैं, सिंहल द्वीप के अंदर एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई है, महावंश, पाली भाषा का ग्रंथ है महावंश, सिंहली लेख है, बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है महावंश। उसमें भी अशोक के मौर्य सम्राट अशोक के राज्यारोहण की तिथि है वो इस सप्तऋषि संवत की बताई गई, जो माना जाता है 6208 सप्तऋषि संवत बताया गया उसमें। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित था। भारत ही नहीं, वो श्रीलंका सिंहल द्वीप में भी प्रचलित था, जिसका उल्लेख हमें सिंहली लेख, अभिलेख, महावंश के द्वारा मिलता है। राजतरंगिणी के द्वारा इसका उल्लेख मिलता है कि ये कश्मीर और हिमालय प्रदेश में अवस्थित था और जिसको सप्तऋषि संवत के नाम से जाना जाता है, जो 3076 ईसा पूर्व में आर्यावर्त में प्रचलित था। ये प्राचीन। अब हम जो भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण संवतों का अध्ययन करना, तो उसमें एक तीसरा प्रमुख संवत है कली संवत। महाकाव्य महाभारत के पात्र पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता। जीतने के बाद जो पांडव है वो हिमालय में चले गए और पांडवों ने अपना जो शासन है वो अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित, अर्जुन के पुत्र जो राजा परीक्षित के नाम से शासक बना, उसको अपना शासन सौंप के अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र थे राजा परीक्षित, अर्जुन ने अपने पुत्र को, पांडवों ने शासन सौंप दिया, स्वयं हिमालय चले गए। और राजा परीक्षित के जो राज्यारोहण की तिथि है, राजा परीक्षित के राज्यारोहण की तिथि को हम कली संवत के नाम से जानते हैं और इसकी जो तिथि है वो 3102 ईसा पूर्व मानी गई। कहा जाता है कि ये जो युद्ध है वो द्वापर युग में हुआ था। द्वापर से कली युग का प्रचलन हुआ आर्यावर्त में, इसीलिए इसको कली संवत के नाम से जाना जाता है। राजा परीक्षित के राज्यारोहण की तिथि को 3102 ईसा पूर्व को कली संवत के रूप में एक जाना जाता है और प्राचीन भारत का एक प्रमुख ऐतिहासिक संवत है। अब जो हमारे भारत में जो सबसे प्रमुख प्रचलित जो संवत है और ज्यादातर हमारे एग्जामों में उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मनाया जाता है, उसका अध्ययन हम देखते हैं। वो प्रमुख संवत है विक्रम संवत, जिसका गणना 57 ईसा पूर्व में मानी गई। 57 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले के 57 सालों में, ये ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले 57 ईसा पूर्व में एक प्रमुख संवत का प्रचलन हुआ जो भारत में बड़ी संख्या में प्रचलित है आज भी। उसका नाम है विक्रम संवत, 57 ईसा पूर्व। इसका नाम विक्रम संवत क्यों है? इसके कई नाम है। विक्रम संवत के अलावा इसको
मालव संवत, हिंदू संवत, कृत संवत के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, इसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं कि विक्रम संवत क्या है। मालवा अवंती राष्ट्र था, अवंती जिसे मालवा कहा जाता है, उज्जैनी जिसकी राजधानी थी। उज्जैन में एक विक्रम नाम के राजा हुए। इन विक्रम नाम के राजा ने वहां पर विदेशी शक जाति का आतंक था। विक्रम नाम के राजा ने इस शक जाति को पराजित किया और पराजित करने के उपलक्ष्य में अपने नाम पर एक संवत का प्रचलन किया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। और इनका उल्लेख हमें जैन ग्रंथों के द्वारा मिलता है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि मालवा के विक्रम नाम के शासक ने महावीर के निर्वाण के 470 वर्ष पश्चात शक जाति को पराजित करके और एक नए संवत का प्रचलन किया जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। तो महावीर के निर्वाण की अवधि मानी जाती है 527 ईसा पूर्व। 527 ईसा पूर्व के 470 वर्ष पश्चात अर्थात 57 ईसा पूर्व में भारत में शक जाति, विदेशी शक जाति को पराजित करके और मालवा के अवंती के शासक विक्रम ने एक नया संवत शुरू किया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। और उसकी सर्वमान्य तिथि है 57 ईसा पूर्व। ईसा की शताब्दियों से पहले का समय, ईसा की शताब्दियों से 57 साल पहले, अर्थात ये ईसा संवत से 57 साल पहले बन चुका है। इसलिए ईसा संवत से यदि हम करेंगे तो ये 57 साल पहले चलेगा। इसको हिंदू संवत भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश हिंदुओं के जो कैलेंडर है वो इसी संवत को मानते हैं। हिंदू नववर्ष यहीं से प्रारंभ होता है। इसको कृत संवत भी कहा जाता है क्योंकि विक्रम ने शक जाति जो वहां पर तांडव था, उनका आतंक था, उसको पराजित करके और एक सुख समृद्धि का राज्य स्थापित किया। कृत का मतलब है कि सुख समृद्धि, इसलिए इसको कृत संवत, हिंदू संवत, मालवा के शासक थे, मालवा में ये प्रचलित था, इसलिए इसको मालव संवत के नाम से जाना जाता है। और भारतीय इतिहास का प्रमुख संवत है विक्रम संवत। ये कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ईसवी संवत है ईसवी संवत अभी वर्तमान में चल रहा है 2020। यदि आपको विक्रम संवत निकालना है तो विक्रम संवत की तिथि ईसवी संवत से, ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले, तो आपको इसमें ईसवी संवत में 57 वर्ष और जोड़ देने तो आपका विक्रम संवत हो जाएगा। अर्थात विक्रम संवत कितना होगा, 2077 विक्रम संवत अभी वर्तमान में चल रहा है। आपको विक्रम संवत है उसमें से ईसवी संवत निकालने, तो 57 को माइनस कर देंगे, 57 को माइनस करेंगे तो 2020 आ जाएगा। इस आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो आपके सर्वप्रथम हमने देखा कि हमारे चाचा जी है, उनका जन्म हुआ 99 साल में, अर्थात 1999 विक्रम संवत। आज हम उनकी गणना करते हैं कि आज वो कितने साल के हो गए हैं। तो ईसवी संवत और विक्रम संवत में क्या अंतर है, उसके आधार पर इसकी गणना करेंगे। आज का जो विक्रम संवत है वो क्या है, 2077, अर्थात वो कितने साल के हो गए कि 78 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के हो गए, 78 वर्ष के हो गए हमारे। आज 78 वर्ष के हो गए। आज निकालना है कि वो ईसवी संवत में कब जन्मे थे, तो आप 2020 में से 78 निकाल लेंगे हम, तो इस आधार पर ये हो जाएगा
1942 में उनका जन्म हुआ, जो आज 78 साल के हो गए, जो 2020 में 78 वर्ष के हो। इस आधार पर हम इसके निकाल, एक बार एक प्रश्न आया था विक्रम संवत से संबंधित, आरएस में एक प्रश्न आया था, छपनिया का काल, छपनिया का काल, छपनिया का अकाल। छपना, छपना का मतलब 1956 में एक भयंकर अकाल की स्थिति हुई थी। उसकी गणना कीजिए कि 1956 का जो काल है वो उस समय कौन सा ईस्वी संवत था। अर्थात ये जो छपनिया का काल की जो तिथि है 1956, ये तिथि है विक्रम संवत। ये तिथि है विक्रम संवत की। यदि आपको विक्रम संवत से ईस्वी संवत निकालना है तो आपको विक्रम संवत से 57 कम कर दो, 57 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 1899 ईस्वी संवत में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसे छपनिया का काल के नाम से। यदि हम इसको कहेंगे 1956 में अकाल पड़ा तो भारत आजाद था, और इतनी तो भीषणता हो ही नहीं सकती अकाल की। आजाद भारत में हम इतना भीषण अकाल थोड़ी थे, यानी कि हमने ब्रिटिश काल में ये भीषण अकाल देखा है। अर्थात ये 1956 का जो छपनिया का काल है, जो हमारे राजस्थान के लोकगीतों में भी गया है, चंपा मैथिली ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है लोकगीत के रूप में। उसकी दुर्दशा का जो वर्णन किया है, मार्मिक चित्रण किया है इन्होंने। तो 1956 का जो अकाल है ये विक्रम संवत का टाइम है, इसमें से 57 साल हम बाकी निकाल देंगे। 1899 ईस्वी संवत में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसे हम छपनिया का काल के नाम से जानते हैं। अर्थात यदि आप समझ गए होंगे कि यदि आपको विक्रम संवत निकालना है, ईस्वी संवत देर का है, तो आप उसमें 57 वर्ष जोड़ दो, वो हो जाएगा विक्रम संवत। यदि आपको विक्रम संवत दे रखा है और उसको ईस्वी संवत निकालना है तो उसमें से 57 साल कम कर दो, वो हो जाएगा ईस्वी संवत। पर ये पता रखना है कि जो विक्रम संवत है, ईस्वी संवत का प्रारंभ जनवरी से होता है, विक्रम संवत चंद्र गणना के आधार पर चलता है। चंद्र गणना के आधार पर कैलेंडर की गणना की गई है, जिसमें एक पक्ष होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो ये विक्रम संवत की जो गणना है वो शुरू होती है चैत्र माह से। 12 माह होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। पहला महीना चैत्र, अंतिम महीना फाल्गुन। चैत्र माह में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हिंदू जो कैलेंडर है उसकी प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होती है और उसका अंत शुक्ल पक्ष के। पहले महीने जो भी नया कोई भी माह लगेगा, चैत्र माह लगेगा, तो पहले कृष्ण पक्ष 15 दिन आएंगे और फिर 15 दिवस शुक्ल पक्ष के आएंगे। हिंदू नववर्ष की जो विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। अर्थात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन निकलने के बाद में शुक्ल पक्ष से, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, विक्रम संवत की शुरुआत होती है, जो कि फाल्गुन अंतिम माह, चैत्र माह पहला। ये इस आधार पर विक्रम संवत की गणना होती है। चंद्र गणना के आधार पर इसका आकलन, कोई महीना 29 दिन का, कोई महीना 30 दिन का होता है। इसके आधार पर घटते बढ़ते रहते हैं। हम कैलेंडर में देखते हैं कि एकादशी कब है, एकम कब है, उसको बार बार हमें कैलेंडर को देखना पड़ता है, क्योंकि इनकी तिथियां है वो चंद्र के आधार पर चलती है। चंद्र गणना के आधार पर होने के कारण जो कोई महीना 29 दिन का, कोई महीना 30 दिवस का, इस आधार पर जो सौर वर्ष होता है, जो सौर वर्ष तो 365 दिन, 365 दिवस का होता है, जबकि जो चंद्र वर्ष है वो होता है
इसके 11 दिवस कम होते हैं, अर्थात 354 दिवस का होता है। अब यदि एक वर्ष 354 दिवस का होगा तो हर वर्ष 11 दिवस कम हो रहे हैं, इसको हम कैसे मानेंगे? हर वर्ष तो 11 दिवस कम हो रहे हैं, तो उसका आकलन करने के लिए विक्रम संवत के अंदर जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू पंचांग है, उसमें क्या सिस्टम दिया गया है कि हर 3 वर्ष पश्चात, हर 3 वर्ष पश्चात एक अधिक मास की गणना की गई, जिसे पुरुषोत्तम मास का कहा गया। गीता में भी, गीता पढ़ते हैं तो कहा गया कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि ग्रंथों में मैं गीता में निवास करता हूँ और मास में मैं पुरुषोत्तम अधिक मास में निवास करता हूँ। हिंदू कैलेंडर में इन 11 दिवसों की गणना करने के लिए हर तीसरे वर्ष के पश्चात क्या करते हैं कि हर तीसरे वर्ष में एक महीने को अधिक मास मान लिया जाता है। और इस वर्ष का जो, इस बार का जो 2077 का जो विक्रम संवत है, उस 2077 के विक्रम संवत में जो अधिक मास है वो आएगा आश्विन मास। आश्विन मास दीपावली से पहले, जो कार्तिक से पहले जो आश्विन मास होता है, आश्विन मास में हम देखेंगे कि एक बीच में अधिक मास आ रखा है, एक पूरा ही महीना, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, 15-15 दिनों का ये जो पक्ष है, एक माह है, वो अधिक मास या पुरुषोत्तम दास करके हर तीसरे वर्ष में एक मास को अधिक मास मान के और इसकी गणना कर लिया जाता है। और ये जो 11 दिन का डिफरेंस आ रहा है उसको इस प्रकार सेट कर दिया जाता है। जो ईस्वी संवत में जो डिफरेंस है वो फरवरी को लीप वर्ष मान के 28 से 29 करके किया जाता है, उसी को विक्रम संवत में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के आधार पर इस डिफरेंस को सेट किया गया है, जिसे पुरुषोत्तम मास की गणना कहते हैं। यह है हमारा प्रमुख संवत विक्रम संवत, जिससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि ये विक्रम संवत क्या है। ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले स्टार्ट हुआ, अर्थात वो ईसा संवत से 57 साल पहले चलेगा। ईसा संवत से आपको निकालना है, आपको ईसा संवत दे रखा है, विक्रम संवत 57 जोड़ दो, विक्रम संवत दे रखा है, ईसा संवत निकाल रहा है, 57 घटा दो, यह डिफरेंस। आगे का संवत है शक संवत। यह भी एक भारत का एक प्रमुख महत्वपूर्ण संवत है, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, अर्थात 78 ईस्वी में प्रारंभ होने वाला ये वर्ष है 78 ईस्वी था। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी कहा जाता है, जैन ग्रंथों के द्वारा उल्लेख मिलता है। और सर्वमान्य जो उल्लेख मिलता है उसके आधार पर कहा जाता है कि कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण वंश के शासक है कनिष्क, पुरुषपुर पेशावर उनकी राजधानी थी। कुषाण वंश के शासक कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि जो 78 ईस्वी मानी जाती है, उस 78 ईस्वी को जो संवत शुरू किया गया, जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता। सर्वमान्य जैन ग्रंथों में अलग उल्लेख मिलता है, जैन ग्रंथों में मिलता है कि शक राजा है, उसने जो विक्रम नाम के राजा ने जो विक्रम संवत चलाया था, उसी को विक्रम नाम के राजा के जो मालवा के उत्तराधिकारी थे उनको पराजित करके शक राजाओं ने वापस मालवा पे अधिकार किया और वहां से 78 ईस्वी के शक संवत के रूप में उसका प्रचलन। सबसे सर्वमान्य तर्क हमें यही मिलता है कि कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी को एक संवत का प्रचलन किया गया जो शक संवत के नाम से जाना जाता है, और इसी को हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, इसको 22 मार्च 1956 को स्वीकार किया गया, एक राष्ट्रीय पंचांग। इसे कहते हैं राष्ट्रीय शाखा। यदि आपको निकालना है कि आपको शक संवत निकालो, तो शक संवत को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 22 मार्च 1957 ईसा पूर्व में इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में माना गया, राष्ट्रीय शाखा के रूप में माना गया। इसी में यही होता है, विक्रम संवत जैसा ये चैत्र माह से स्टार्ट होता है, फाल्गुन माह अंतिम माह होता है, एक वर्ष का समय होता है, चंद्र की गणना के आधार पर चलता है। अनुमानित रूप से मार्च
के लास्ट वीक के अंदर इसके प्रारंभ होता है ये शक संवत। यदि आपको शक संवत निकालना है तो हम क्या करेंगे कि शक संवत ईस्वी संवत से बाद में चल रहा है। ईस्वी संवत अभी चल रहा है 2020, शक संवत 78 साल बाद में शुरू हुआ है। यदि आपको शक संवत निकालना है तो ईस्वी संवत में से आप क्या करेंगे कि 78 कम कर देंगे, तो अभी वर्तमान में जो शक संवत चल रहा है उसका टाइम आ जाएगा, वो टाइम है 1942। अर्थात अभी वर्तमान में शक संवत है वो 1942 चल रहा है। अब शक संवत और विक्रम संवत में देखो डिफरेंस क्या है, ये पूछा जाता है ज्यादातर। विक्रम संवत जैन ग्रंथों ने कहा, जैन ग्रंथों के उल्लेख के अनुसार विक्रम नाम के राजा ने जो शकों को पराजित करके जो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था, उसी विक्रम नाम के राजा को 135 वर्ष पश्चात वापस शक राजाओं ने हरा के और उनके उत्तराधिकारियों को उस क्षेत्र पर अधिकार किया। अर्थात एक विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है? 135 वर्ष का। विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है? 135। अर्थात ईसा के जन्म से पहले 57 साल पहले विक्रम संवत था, 78 साल बाद में ये हो गया, तो 57 साल वो हो गए, 78 साल ये हो गए, तो 57 में 78 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 135 वर्ष। ये मुख्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक संवत और विक्रम संवत के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है? 135 वर्ष का अंतर हमें माना जाता है। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यदि आपको ईस्वी संवत में से शक संवत निकालने 78 माइनस कर दो। यदि शक संवत दे रखा है ईस्वी संवत निकालने 78 प्लस कर दो। यदि शक संवत दे रखा है विक्रम संवत निकालने 135 वर्ष प्लस कर दो। यदि विक्रम संवत दे रखा है और शक संवत निकालने 135 माइनस कर। अर्थात ईसा मसीह के जन्म के टाइम को हमने ईस्वी मान लिया, उससे 57 साल पहले विक्रम संवत और उसके 78 वर्ष पश्चात शक वर्ष प्रारंभ हो रहा है। यदि आपके ये दिमाग में ये जो टाइम सारणी है वो दिमाग में है तो आपको कुछ नहीं करना, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें से माइनस प्लस करके और हम तुरंत निकाल सकते हैं। शक संवत पूछो, विक्रम संवत पूछो, कली संवत पूछो, ईस्वी संवत पूछो, कुछ भी निकाल सकते हैं। बस आपको ये सन याद रखने और ये एक टाइम सारणी